जोरदार तालियों से स्वागत करिए आपके सहकारिता, आपके उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ जी का। और एक गजब का सहयोग है सर जी, एक गजब का सहयोग है कि यहां पर इस वक्त दो शाहजहांपुर वासी बैठे हुए हैं। मैं शिशिर अवस्थी शाहजहांपुर निगोई से बिलोंग करता हूं, आप शाहजहांपुर शहर से बिलोंग करते हैं। तो दोनों शाहजहांपुर वासियों का एक तो सवाल करने वाला है और एक जवाब देने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको। सर, सहकारिता एक ऐसा विभाग रहा, जब पूर्ववर्ती सरकारों में मैंने देखा कि सहकारिता हमेशा विवादों में रहा, हमेशा विवादों में रहा। सहकारिता कभी विवाद से उबर ही नहीं पाया और यह माना जाता था कि सहकारिता मंत्री वही होगा या तो मुख्यमंत्री का करीबी होगा या चाचा होगा। तो वो अब की सहकारिता में और तब की सहकारिता में क्या फर्क हुआ है? पहले सहकारिता की जो समितियां थी वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी, और जो आपने कहा कि इसमें विवादों का एक वो रहता था, पूरा एक के बाद एक विवाद, घपले, घोटाले चलते रहते थे। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले लगभग 3.5 साल से मैं इस सहकारिता विभाग को देख रहा हूं, और मैं यहाँ के सभी प्रदेश के कृषक बंधुओं का और सहकारिता विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का, कि जिन्होंने इतना शुचितापूर्ण काम किया है कि पूरे मेरे कार्यकाल में एक बार भी किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आया है, ना कोई घपला घोटाला आया है। और उसका कारण माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके कारण, उस नीति पे चलते हुए आपके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता है। आपको फैसले उस प्रकार से करने जो न्याय संगत हो, नियम संगत हो, तो आप कानून की दृष्टि से जो उचित हो, जनता के हित में जो फैसले हो, आप उन फैसलों को करने के लिए जब स्वतंत्र होते हैं तो स्वाभाविक रूप से विवाद अपने आप उसमें कम होते चले जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का माहौल और वातावरण उत्तर प्रदेश में दिया है, हम सब लोग उसके कारण बहुत एक सुरक्षा कवच में हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है किसी का भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार एक सुरक्षा कवच इस तरीके से देते हैं कि अगर कोई इधर उधर सा प्रेशर भी आता गलत काम करने के लिए, तो खुलेआम वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो उचित लगे वही करना है और सही ही करना है। तो जब इतना बड़ा संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो निश्चित रूप से हमको इस सहकारिता विभाग को आगे बढ़ाने में और विवादों से मुक्त रखने में सहकारिता को बहुत मदद मिली। क्या बात है, क्योंकि आपकी एक छवि जो है मंत्री रहते हुए एक सरल और मधुभाषी की रहती है। मतलब आपसे कोई व्यक्ति बात करता है तो बड़ी सरलता से कर सकता है बात। ये मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से हुआ था जब हमने लखनऊ में कार्यक्रम किया था। तो इतने सरल सहकारिता जैसा विभाग मैं ये अब तक मानता रहा, हो सकता है मेरी ये वृत्ति चेंज हो जाए आज, कि मैं ये मानता रहा ये सहकारिता विभाग गुंडों टाइप जो मंत्री होते हैं ना, दबंग टाइप जो मंत्री होते हैं, जिनकी भाषा शैली में भी थोड़ी थोड़ी विसंगतियां पाई जाती हैं, उनके हाथ में जाता है। तो कहीं ऐसी दिक्कतें आती हैं, लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सोचने का तरीका है। क्या होता है कि मैं बहुत से व्यक्तियों को देखता हूं, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक पदों पर बैठे हों, वो व्यवहार में तो कठोर नजर आते हैं और प्रशासनिक निर्णयों में लुंज-पुंज। तो आपको अपने व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और धैर्यशील होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक निर्णयों में कठोर होना चाहिए। तो मैं प्रशासनिक निर्णयों में पूरी तरीके से कठोरता के साथ निर्णय करता हूं और उसको इंप्लीमेंट भी कठोरता के साथ करवाता हूं। तो ये नहीं कि हम बहुत अफलातून बन जाएं और गाली गलौज करें और दूसरे तरीके से बात करें, मिसबिहेव करें, और प्रशासनिक निर्णय में ढुलमुल, लुंज-पुंज, तो आखिर कैसे चलेगी व्यवस्था? लेकिन आप मेरे फैसले देखिए, जो भी मैंने निर्णय लिए हैं इस सहकारिता के क्षेत्र में, पूरी दृढ़ता के साथ उन निर्णयों पे कायम रहा हूं और बड़े बड़े फैसले हुए हैं, जिसके कारण आज सहकारिता उत्तर प्रदेश में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। आप वो मंत्री हैं जिसके पास सत्ता और संगठन दोनों का तजुर्बा है, क्योंकि आप ऐसे मंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन संगठन का भी आपका काम सराहनीय रहा है। तो ये दोनों चीजें बैलेंस करना बहुत
एक बड़ी बात हो जाती है कि संगठन में बैठा हुआ जब सत्ता में पहुंच जाता है तो डिमांड कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके का प्रेशर झेलते हैं यहां पर बैठकर आप? देखिए, ऐसा है कि वो वही एक मतलब हमारे लिए एक कठिनाई चुनौती खड़ी करती है, और वही समस्या है, वही समाधान भी है। तो वहां से कुछ अगर हमको इस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं संगठन से, उनकी अपेक्षाएं हैं, तो साथ साथ संगठन के कार्य करने की और अनुभव के कारण हम संगठन को भी जानते हैं, संगठन के व्यक्तियों को भी जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी कितनी सुनना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कौन व्यक्ति सही बोलेगा, सही बात कहेगा। तो वो हमारे पास अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पर हमें निर्णय लेने में भी सहजता होती है। नहीं तो पता चला कि हम व्यक्तियों के बारे में जानते नहीं, उनके पद के बारे में ही केवल पता होता है, तो हम पद से निर्णय नहीं करते। कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है तो वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा हो, या कुछ भी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मैं उसके व्यक्तित्व के बारे में, और बहुत से लोग जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं, तो मुझे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते उसको समझने में। 2-4 प्रश्न करता हूं, मैं समझ जाता हूं इसका व्यक्तित्व कैसा है, और उसके कारण मुझे निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाती। तो संगठन का जो कार्य है मेरा, उसके कारण यहां पर सरकार चलाने में मुझे उस संगठन के कार्य में बहुत ज्यादा सहूलियत हुई है। और मैं आज अपने संगठन के और जो लोग बैठे संगठन में जिन्होंने निर्णय किए हैं, मुझे काम करने का अवसर दिया है, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने वहां पर जो मुझे अवसर दिए, जिसके कारण मुझ में एक प्रशासनिक क्षमता डेवलप हुई। अधिकतर ये माना जाता है कि जो परिषद में बैठता है ना, उसका मास बहुत कम होता है, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता का समर्थन बहुत कम होता है। लेकिन कुछ नेता, जिसमें आप भी आते हैं, मास लेवल पर आपकी पूछ ज्यादा है। तो ये जादू क्या है, कैसे, मतलब ये बहुत कम होता है। अधिकतर आप देखेंगे जो परिषद में सदस्य बैठे होते हैं, विधायक बैठे होते हैं, उनकी मास लेवल पर उतनी गूंज नहीं दिखाई देती, लेकिन आपकी दिखाई देती है। तो ये संगठन सत्ता का कॉम्बिनेशन है या संगठन का कॉम्बिनेशन है? देखिए, ऐसा है कि आप अपने दरवाजे बंद कर लीजिए तो आपकी कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी कम होते ही फिर धीरे 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 आप जनता से दूर होते चले जाएंगे। और जब आप दरवाजे खोल देंगे तो निश्चित रूप से आप मिनिस्टर हैं, तो आपके पास प्रदेश भर के जो जरूरतमंद लोग हैं वो आएंगे भी, और आने के बाद फिर आप कैसे निर्णय कर रहे हो। पता चला कि वो व्यक्ति आया और संतुष्ट होकर जाता है, तो वो 4 लोगों से कहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैं फोन पे ही आता है, वो मिलना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ मत मिलो, मुझे फोन पर अपने व्हाट्सएप भेज दो, क्या समस्या है। और फोन पे व्हाट्सएप करता है, मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन में, 2 दिन में उसको पूरा उसका काम करके व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूं कि मिलने की आवश्यकता भी नहीं। अगर उसका जेन्युइन कोई काम है तो समस्या क्या है, उसको बेचारे को हम 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दौड़ाएं, 3 दिन उसका खर्चा करें, टाइम और पैसा बर्बाद करें, तो मैं उसका सहजता पूर्वक अपना जितना हो सकता है उसका समाधान करता रहता हूं। तो संगठन में काम करने की वजह से जो हमारी कनेक्टिविटी जनता और कार्यकर्ताओं से बनी हुई थी, उसको मैं अभी तक निर्वाह कर रहा हूं। उसके साथ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हर समय दरवाजे खुले हुए हैं और उनकी समस्याओं को मैं सुनता भी हूं। इसकी वजह से जनता में थोड़ा सा एक भाव जाता है कि नहीं, वहां जाते हैं तो समस्याओं का समाधान होता है। और ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, स्नेह है, जिसके कारण भी हमसे जनता में हम सीधे जुड़ने का एक अवसर मिलता है, और मुझे इससे बहुत आनंद की प्राप्ति भी होती है। इस मंच पर अभी थोड़ी देर पहले जब ये शुरुआत हुई तो एक केंद्रीय मंत्री ने शुरुआत करी, उसके बाद राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री आते रहे, लेकिन आप ये पहले मुझे दिखे हो कि जब मैंने कहा कि पूर्वोत्तरी सरकारों में सहकारिता को एक सेंट्रिक सिस्टम माना जाता था, इसमें या तो सीएम चलाते थे या चाचा चलाते थे, लेकिन आपने उसको पूर्वग्रह नहीं रखते हुए आपने एक बार भी विपक्ष पर किसी तरीके का कटाक्ष नहीं किया। तो मैं क्या मानूं, हमें करना नहीं है, कहना नहीं है, या फिर हम करेंगे नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिस दिन मैं सहकारिता विभाग में मंत्री बना तो सहकारिता की जैसी आप बता रहे कि वहां घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के तमाम बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए थे। और जब मैं बैठा तो मैंने निश्चय किया कि आखिर मुझे किस तरफ बढ़ना है। तो मैंने निर्णय ये किया कि जो पुरानी बातें हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे नहीं और नए मुर्दे गढ़ने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ हमने सहकारिता विभाग को चलाने का काम किया। तो बहुत से जो अतीत में, पास्ट में काम हो गए, गलत हुए, अब मैं अधिकारी कर्मचारियों से कहता हूं, भाई मेरे सामने गड़बड़ मत करो,
अगर मेरे सामने अब गड़बड़ होगा तो फाइल पुरानी भी खुल जाएगी। अदरवाइज मैं गड़े मुर्दे उखाड़ कर उनका पोस्टमार्टम करने नहीं जा रहा हूं। मैं पूरा समय फिर गड़े मुर्दे उखाड़ूं, उनका पोस्टमार्टम करूं और उसके बाद उनको लांछित करूं, तो आखिर हम विकास के लिए समय नहीं मिलेगा। तो मैंने वो काम किया नहीं। अब कभी कभी ऐसा जरूर आ जाता है कि वही लोग अपना अभी भी कर रहे हैं, तो जब अब गड़बड़ करते हैं तो उनकी पुरानी फाइल खुल जाती है, तो वो दंडित होते हैं। बहुत से अधिकारियों को, कर्मचारियों को मतलब कठोर दंड दिया गया, उनको सेवा से बर्खास्त भी किया गया है, लेकिन और उनको कहीं राहत भी नहीं मिली। अभी एक प्रकरण हुआ है जिसमें हमने अपने पीसीएफ के 6 अधिकारियों को बर्खास्त करने का काम किया है और उसमें 6 में से 5 लोग कोर्ट भी नहीं गए। उन्होंने ना तो मेरे पास कोई प्रत्यावेदन दिया, न प्रमुख सचिव रजिस्ट्रार के पास दिया कि भाई ठीक है हमारा खत्म हो गया मामला। एक व्यक्ति वहां हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट में जज ने कहा, जज साहब ने मतलब पूरी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई बहुत दिनों बाद सहकारिता विभाग में अच्छा काम हो रहा है, जो विपक्ष का वकील था, अब इसको होने दीजिए। और उन्होंने उस रिट याचिका को खारिजी नहीं किया और उसके ऊपर पेनाल्टी जो है कॉस्ट 1000, 2000, 5000 नहीं लगाई, पूरे 50,000 की पेनाल्टी लगाने का काम किया। आप समझ सकते हैं 50,000 की पेनाल्टी हाईकोर्ट लगाए तो कितना नाराज होकर कोर्ट ने निर्णय किया होगा। तो हमारे पक्ष में इस तरीके से कोर्ट फैसले आज कर रहा है। क्योंकि बात अब सहकारिता विभाग की बहुत अच्छे काम हो रहे हैं लगातार सुधार की ओर, क्योंकि ये विभाग कहीं ना कहीं पिछले दिनों में जो गूंजता था वो बिगड़ा हुआ विभाग और आपने उसको सुधारा है, जिसके आप साधुवाद हैं। बात शाहजहांपुर की कर ली जाए कि शहीदों की नगरी से आते हैं आप, तो क्या मानते हैं डेवलपमेंट में शाहजहांपुर को कितना रेट करेंगे? देखिए, शाहजहांपुर में जो विकास है उसका मुख्य हमारा जो योगदान है उसमें माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हमारे वित्त मंत्री हैं, लगातार 9 बार से शाहजहांपुर से विधायक हैं। उन्होंने शाहजहांपुर वासियों को एक अनूठा तोहफा देने का काम किया है कि उन्होंने शाहजहांपुर को नगर पालिका से नगर निगम बनाया है। इसके कारण फंड्स भी वहां पर बढ़े। अब शाहजहांपुर का विकास काफी तेजी के साथ हो रहा है और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में और व्यवस्थित तरीके से इस नगर का विकास होगा। और इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह जो हमारे शाहजहांपुर के अमर शहीद हैं, उनका भी नाम कहीं अच्छा होगा, रोशन होगा कि उन लोगों की जो त्याग तपस्या बलिदान है और वो कहीं न कहीं किसी तरीके से काम में आ रही है। 2 बड़े मंत्रालय हैं शाहजहांपुर में, मतलब एक आप वित्त मंत्रालय और सहकारिता, क्योंकि कृषि प्रधान, अगर जिले की बात की जाए, आसपास जिलों की बात की जाए, पीलीभीत की बात की जाए, चाहे बदायूं की बात करिए, चाहे बरेली के, कृषि प्रधानता कहीं ना कहीं है। सहकारिता उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट आपसे जुड़ा होता है। तो पिछले दिनों में कई बार खाद के मुद्दे बहुत आते थे, खाद की शॉर्टेज या स्मगलिंग हो जाना, कालाबाजारी होना, तो उसको कहां तक रोक पाए हैं आप? देखिए, शाहजहांपुर की जहां तक बात करी, अभी तो 2 ही मंत्री हैं, 2 विभाग हैं। माननीय खन्ना जी संसदीय कार्य भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और मैं सहकारिता देख ही रहा हूं। लेकिन कुछ समय पहले तक माननीय जितिन प्रसाद भी वहीं से थे, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे जी। तो ये शाहजहांपुर को लोग देखे, मतलब मन में लोगों को लगता था कि शाहजहांपुर को इतनी पावर क्यों दी गई, परिस्थिति बस हो जाते निर्णय। तो मैं जहां तक ये आप कह रहे हैं कि किस तरीके से ये यूरिया डीएपी की क्या समस्या हुई है, क्या है कि पुराने समय में सहकारी समितियां बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, ये सब निष्क्रिय हो गई थी। जिला सहकारी बैंकों की भी स्थिति ऐसी ही थी। उत्तर प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में 16 जिला सहकारी बैंक ऐसी थी पूर्वांचल की, जिसमें हरदोई, सीतापुर भी था और पूर्वांचल की बहुत सी बैंकें थी, यानी 1/3 लगभग बैंक ऐसी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताले लगा दिए थे, कार व्यवसाय बंद कर दिया था। उसको फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के उस प्रयास से और उस पर रोक हटी और नया लाइसेंस लिया गया हमारी सरकार। और उसके बाद जब मैं मंत्री बना तब भी वो 16 बैंकें संचालित नहीं हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको पहली कैबिनेट बैठक में कहा कि ये 16 जिला सहकारी बैंकों को संचालित करिए और इनके जो डिपॉजिटर्स हैं, किसान हैं, 18 लाख ऐसे किसान थे, इनका पैसा बैंकों में जमा था, बेचारे दर दर भटक रहे थे कि पैसा नहीं मिल रहा है। कभी कोई कहता था कि हमारा बेटे बेटी की शादी करना है, कभी माताजी पिताजी का इलाज कराना है और अपने बच्चे का फीस जमा करनी है। तो इस तमाम चीजें हमारे सामने आती रही। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका समाधान करो। 5 महीने के भीतर ही सरकार बनने के बाद, जब से मैं मंत्री बना हूं, 16 की 16 जिला सहकारी बैंकों को संचालित करने का काम हमारे विभाग ने किया है
और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, 3 साल में वो 16 जिला सहकारी बैंक संचालित ही नहीं किए, 16 जिला सहकारी बैंकों को हमने प्रॉफिट में लाने का काम किया। ये बड़ी उपलब्धि है। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिए जी, कंटिन्यू करिए जी। दूसरा जो आप खाद के बता रहे हैं, अब समस्या ये थी कि जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं, पैक्स प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां, ये डिफंक्ट पड़ी हुई थी, निष्क्रिय हो गई थी। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इनको संचालित कराओ। तो इनका फिर हमने 10-10 लाख रुपए की एक मरम्मत सुदृढ़ीकरण के लेकर इनको रिपेयर कराया। उसके बाद फिर इनको कार्य व्यवसाय के लिए पैसा नहीं था। 7,500 समितियां ऐसी थी कि इनके पास कार्य व्यवसाय के लिए पैसा नहीं, तो पैसा नहीं तो काम कैसे करें। तो हमने फिर उसमें एक योजना बनाई। इस योजना के माध्यम से हमने जिला सहकारी बैंकों से सभी साधन सहकारी समितियों को 10-10 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लिमिट दिला दी, यानी कार्य व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए उसको दिला दिया, और उस पर जितना ब्याज आ रहा है वो ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से दिला दिया, यानी कि 10 लाख रुपया ब्याज मुक्त उसको मिल गया, जिसके कारण वो कार्य व्यवसाय कर रहे हैं। अब यूरिया डीएपी का पहले काम इनके पास था नहीं, कार्य व्यवसाय नहीं होता था, तो किसानों ने उन समितियों में जाना ही बंद कर दिया था। अब यहां पर जाना शुरू किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि जो कोऑपरेटिव की खाद है वो तो मिलेगी इफको क्रिप्को की, साथ में 50% जो है प्राइवेट की खाद भी इन समितियों को दी जाएगी। तो वहां जब दी जाने लगी, धीरे धीरे अब क्या हुआ कि प्राइवेट जो दुकानें खोल के लोग बैठे थे, किसान वहां जा ही नहीं रहा, अब पूरा का पूरा लोड हमारी समितियों पर ही आ रहा है। क्या बात। तो इसके कारण, क्योंकि उनको उम्मीद है कि यहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, कालाबाजारी नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी, और जेन्युइन जो रेट है 266 रुपया 50 पैसे का अगर रेट है तो उसी में मिलेगी। 1350 की डीएपी तो उसी में मिलेगा। और हमने तो और अभी व्यवस्था कर दी है कि बहुत से किसान कह रहे थे कि 266 रुपए की बजाय 270 रुपए वसूल करते हैं। अब वो पैक्स पे जो बैठा कर्मचारी है कह रहे हैं कि हम 266 रुपए 50 पैसे कैसे लें इसको। तो उस समस्या को दूर करने के लिए अभी हमने 1-1.5 महीने पहले सभी पैक्स पर, हमारी साधन सहकारी समितियों पर हमने क्यूआर कोड लगा दिया। किसान जाए, अपना डिजिटल स्कैन करे क्यूआर कोड, और डिजिटल भुगतान 266 रुपए 50 पैसे करे, 1 पैसा उसको अतिरिक्त नहीं देना, और भुगतान करके पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से व्यवस्था को चलाने का काम किया। क्या बात है राठौड़ साहब। मैं एक्चुअली अब एक राउंड खेलूंगा जिसको बोलते हैं रैपिड राउंड। पहले मैंने औलख साहब से भी खेला, हम लोग औलख साहब से मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, फिर मैंने कहा आप बदल गए हो, थोड़े थोड़े से बदले साहब नजर आते हैं। तो मैं आपसे एक इंस्टेंट सवाल पूछूंगा, कोई नाम लूंगा, आपको बस जो भी दिमाग में उस समय आए वो आप बताइएगा, जो भी आए आप कह दीजिएगा, इंस्टेंट। ठीक है, शुरू करें। हाँ जी। पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब जवाब देना है आपको, क्या क्या सोचते हैं उनके बारे में, इंस्टेंट एक लाइन में। न भूतो न भविष्यति, योगी ऐसा लीडर, ग्लोबल लीडर हमको आज तक ना मिला है और शायद मिलेगा भी नहीं। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जो व्यक्ति 4 घंटे मात्र सोता हो और 20 घंटे देश के लिए काम करता हो। और मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा है कि मतलब आप देखा कभी मंच पे उन्होंने आप झपकी लेते हुए उनको देखा है, कभी हर समय अलर्ट मोड में रहते 20 घंटे। और उन्होंने कहा एक जगह, कहा कि मैं जब जाता हूं बिस्तर पर तो हमें तो सोने में कभी कभी 15-20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट लगते हैं, वो मोदी जी बिस्तर पर जाते 30 सेकंड में सो जाते हैं। क्या बात। हाँ, 30 सेकंड में सो जाते हैं। तो ये योगी, इस आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा योग साधना करके और वो व्यक्तित्व उन्होंने बढ़ाया, आज ग्लोबल लीडर है। आज देखिए कि जिस अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हमारा प्रधानमंत्री जाते थे 3-3 दिन, इंदिरा गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री को 3 दिन इंतजार करना पड़ा था मिलने के लिए। आज मोदी जी ऐसा है कि वहां से टेलीफोन आता है, मोदी जी फोन पे बात नहीं करते। ये ताकत तो मजबूती है और मादा आज भारत की 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने किया है। योगी जी ने जिस तरह से इस प्रदेश को संभालने का काम किया है, बीमारू राज्य से आज उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य की तरफ ले जाने का काम किया है, और जिस तरीके से अपराध और गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया है, इस तरीके से अपराधियों, माफियाओं को कोई खत्म करने का सोच भी नहीं सकता। मिट्टी में जिस तरीके से अपराधी माफियाओं को मिलाया, मैं स्वयं भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, वहां पर इन लोगों की मैंने गुंडागर्दी देखी है
और किस तरीके से यहां पर गुंडागर्दी चलती थी पूर्वांचल में, मैं खुद भी उसका भुक्तभोगी हूं और पूरा देखता था कि किस तरीके से अपराध होता था। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, जिस तरीके से माफियाओं को बिल्कुल जमीन में जमींदोज करने का काम किया, मुझे लगता है कि योगी जी के अलावा शायद कोई नहीं ऐसा कर सकता। अखिलेश यादव, देखिए, अखिलेश जी अभी भी उस यूफोरिया में जी रहे हैं। उनको एक बार सत्ता अपने पिताजी की वजह से मिली है, स्वयं के कर्मों से सत्ता उनको ना मिली है ना आगे मिलने वाली है। और उन्होंने जो घोषित किया है 2027 के सत्ताधीश, तो मुझे लगता है कि ये लोग सिमट जाएंगे केवल 20 सीट पर, और कभी 2047 तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहने वाली है और इनको कोई अवसर मिलने वाला नहीं है जब तक इनकी कनेक्टिविटी जनता से नहीं होगी। आप जनता को बांट बांट कर सत्ता प्राप्त करना चाहेंगे तो जनता सब देख रही है कि आप मतलब आपके लिए जो आपका वोट नहीं देगा वो आप उसको अपमानित करेंगे, केवल उन्हीं को सम्मानित करेंगे जो आप वोट देगा, उसको दूसरे से अपमानित कराने का काम करेंगे। मतलब क्या मोदी जी ने ऐसा किया? मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज जो लोग हमको वोट भी नहीं देते हैं, क्या हमारी नीतियां कभी 1% भी दिखाई पड़ता है कि हमारी नीतियां केवल उनके लिए हैं जिन्होंने हमको वोट देने का काम करती हैं? हम जो वोट नहीं दिए हैं कभी और अभी भी नहीं दे रहे हैं, आगे भी कभी नहीं देंगे, उनको भी नीतियों का उसी प्रकार से लाभ मिल रहा है जिस तरीके से बाकी लोगों को मिल रहा है। तो अगर समाज को बांट बांट के वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो ये जनता उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। सबसे अच्छा देश कौन सा लगता है आपको? देखिए, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, सबसे अच्छा देश तो जहां मेरी जन्मभूमि है मुझको वही अच्छा लगता है। और इसी देश को अगर कुछ कमी है तो इसको ही सबसे अच्छा और बनाना है, यही संकल्प है। मैं भी IIT BHU से BTech MTech किया हूं। उस समय सपना था कि मैं भी अमेरिका चला जाऊं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए, विद्यार्थी परिषद काम करते हुए मैं इधर गया तो मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मन में आने लगा और फिर इस समाज सेवा में जुड़ गया। आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे अवसर दिया हमारी पार्टी और हमारी उसने, तो मैं आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। सबसे अच्छा प्रदेश कौन सा लगता है देश में? प्रदेश तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी जिला अगर पूछे तो हमारा शाहजहांपुर सबसे अच्छा है और लखनऊ भी अच्छा है, ये आने वाला था, वाराणसी भी अच्छा है। क्योंकि लय में हमारे बीच जो है माननीय कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी पहुंच चुकी हैं और मैडम को याद होगा आगरा में हमारा एक रैपिड राउंड रहा था। और तो सबसे अच्छा जिला कौन सा लगता है वो आपने बता दिया, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर हमारा अच्छा जिला है, कितना आपसी सामंजस्य के साथ तो मतलब सब मिलजुल के काम करते हैं। और सबसे खराब चीज कौन सी लगती है आपको राजनीति में? देखिए, लोगों का जो झूठ बोलने की आदत है ये बहुत खराब है। ये नैतिक पतन इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। अनावश्यक कभी कभी झूठ बोलते हैं, अगर झूठ बोलने के क्रम में ही फिर बाकी चीजें जुड़ती है। मतलब पहले स्तर है, अगर हम पहले व्यक्ति का नैतिक पतन होता है, फिर दूसरा नंबर पर आता है आर्थिक पतन होता है, और तीसरे नंबर पर चारित्रिक पतन होता है। तो व्यक्ति अगर नैतिक पतन ही नहीं होगा तो आर्थिक पतन नहीं होगा, चारित्रिक पतन फिर नहीं होगा। तो एक डिग्रीज बढ़ती चली जाती है। जिसका नैतिक पतन हो गया उसका चारित्रिक वो आर्थिक पतन हो जाएगा। आर्थिक पतन जिसका हो गया तो समझ लीजिए उसका नैतिक पतन पहले हो चुका है, और उसके बाद जिसका चारित्रिक पतन हो गया तो समझ लीजिए उसका आर्थिक और नैतिक पतन पहले ही हो चुका है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद JPS राठौड़ साहब। और किस तरीके से, क्योंकि सहकारिता इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि हम कृषि प्रधान हैं। यहाँ कहीं ना कहीं जो डिमांड और सप्लाई की बात आती है वो यहीं से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवालों के जवाब दिए। थैंक यू।